पूछती हूँ कि मुझे भी जीने का हक है या नहीं। मैं ये नहीं कहती कि अपनी माँ बाबूजी को घर से बाहर निकाल दीजिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ कहा ही ना जाए। आपको पता भी है घर का काम कितना होता है। अब मैं नौकरी करूं या घर का काम, और अगर वो लोग घर का थोड़ा सा काम कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे, तो इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है। करते तो हैं वो लोग घर का सारा काम। अजी, क्या खाक काम करते हैं। कल भी कपड़े रखकर गई थी धोने को, एक कपड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। और रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा सो अलग। छोटे बेटे और बहू के कमरे से आती इन आवाजों को सुनकर अपने कमरे में बीमारी की हालत में लेटी हुई शोभा जी उदास हो गई। सोचने लगी, अभी आता ही होगा बेटा मेरे कमरे में मुझे समझाने के लिए कि माँ, घर का काम किया करो। हम भी दिन भर मजे नहीं लूट रहे हैं। नौकरी पर जाते हैं तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है आप लोगों को। इतने में ये बातें सोच ही रही थी कि देखा सामने उनका सुपुत्र हाजिर था, जिसे अच्छी तरह समझा बुझा कर माँ बाबूजी के पास ऐसे भेजा गया था जैसे किसी सैनिक को युद्ध भूमि में भेजा जा रहा हो। बस फिर क्या था, लगा दोहराने उन सभी बातों को। माँ जी बोली, बेटा तुझे पता है ना, घुटने तो मेरे पहले ही काम नहीं कर रहे थे। 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। मेरी हिम्मत तो खड़े होने की भी नहीं हो रही है। बूढ़ी हड्डियां हैं, कभी तो जवाब दे ही देती हैं। फिर भी जैसे तैसे मैं और तेरे बाबूजी मिलकर अपना खाना पकाकर खा लेते हैं। कल तो नाश्ता भी तेरे बाबूजी ने ही बनाया था, तो माँ बाकी के काम भी करवा लेती बाबूजी से। बातों के बाढ़ छोड़ता हुआ छोटा बेटा विनय नौकरी के लिए निकल गया, साथ में उसकी पत्नी सरिता भी। शोभा जी अब अपना ही शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो। जब तक आप दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी, तब तक तो बहू माँ जी करते हुए आपके आगे पीछे दौड़ती थी, हंसती बतियाती थी। कुछ दिन की बीमारी ने ही हमें एहसास करा दिया कि हमारी इस घर में कितनी इज्जत है। आनंद जी बोले, एक बात तो है श्रीमती जी, जब तक बड़ा बेटा और बहू हमारे साथ थे, वो हमें किसी तरह की कोई परेशानी होने नहीं देते थे। चाहे आपको लाख बुरे लगते हों, लेकिन दिल के साफ थे वो दोनों। बड़े बेटे बहू का नाम सुनते ही शोभा जी के दिल में एक हुक सी उठी। जाने कितनी ही कड़वी मीठी यादें उनके समुद्र रूपी दिल में हिलोरे ले रही थी। अभी 4 साल ही हुए थे बड़ी बहू संध्या को ब्याह कर लाए इस घर में। नए नक्श आकर्षक थे, मगर सांवले रंग की थी, सभी कामों में सुघड़ थी। लेकिन जो भी काम करती उसी में शोभा जी को कोई न कोई नुक्स नजर आ जाता, तो भी हंसकर माफी मांग लेती थी। गरीब घर की थी, इसलिए दान दहेज ज्यादा नहीं आया था। पढ़ी लिखी भी थोड़ा कम थी, तभी शायद आंखों में खटकती थी सासू माँ के। छोटी ननद रेखा और देवर का भी पूरा सम्मान करती थी, फिर भी न जाने क्यों वो लोग उसे कभी सम्मान नहीं दे पाए। सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती थी, लेकिन पति प्रकाश उसका पूरा सम्मान करता था और प्यार देता था, तो संध्या को भी कोई शिकायत नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उसकी ननद रेखा का रिश्ता भी अच्छे घर में तय कर दिया गया। लड़का विदेश में सेटल था। शादी के समय बड़े बेटे और बड़ी बहू ने दौड़ दौड़ कर सारे काम किए, शादी अच्छे से निपटाई। थोड़ा ही समय बीता था कि छोटे बेटे विनय का भी विवाह कर दिया गया। जब छोटी बहू घर आई तो सभी ने जोरों शोरों से स्वागत किया। स्वागत, जी हाँ, वो तो होना ही था। दान दहेज से घर जो भर दिया था उसके माता पिता ने, ऊपर से पढ़ी लिखी भी ज्यादा थी, दिखने में खूबसूरत गोरा रंग और सुंदर नैन नक्श भी। शोभा जी तो निहाल हो गई अपनी छोटी बहू पर। जब पड़ोसी देखते तो बोलते, बड़ी बहू का नाम संध्या तो ठीक था, छोटी बहू का नाम रोशनी रख दो, शोभा उसके रंग के साथ खूब मैच करेगा। छोटी बहू सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाती और सास की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहता। अब तो ससुराल वालों को बड़ी बहू फूटी आंख न भाती थी, जरा जरा सी बात पर ताने तैयार रहते सासू माँ के।
छोटी बहू के आने के बाद भी सारा काम बड़ी बहू को ही करना पड़ता। दलील ये थी कि बड़े घर से आई है, काम थोड़ी ही ना करेगी। अभी अब तो छोटी बहू भी बात बात पर अपनी जेठानी की चुगली करने से बाज ना आती थी। उसने सासू माँ के दिमाग में यह शक पैदा कर दिया कि भाभी अपने मायके में पैसा भेजती हैं और अपने पति विनय के साथ मिलकर उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। शोभा जी उनकी बातों में आकर भड़क गई। एक दिन अपने खिलाफ साजिश होते देख बड़ी बहू के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति प्रकाश को सारी बात बता दी। यूं तो प्रकाश किसी मुद्दे पर बोलता नहीं था, लेकिन अब वह चुप न रह पाया। माँ, संध्या घर का सारा काम करती है, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहती है और बदले में आप उसी पर आरोप लगा रही हैं कि वह मायके में पैसा देकर आती है। ऐसा करना तो दूर की बात है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। कल की आई पत्नी की तरफदारी करता है और हमारे सामने आंखें दिखाता है। नालायक, निकल जा हमारे घर से बाहर। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों की यहाँ। बड़े बेटे और बहू को बगावत के जुर्म में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पिताजी ने उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मकान और दुकान छोटे बेटे के नाम कर दिए गए और यहाँ से शुरू हुई हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की दास्तान। अब घर पर केवल विनय और उसकी पत्नी का ही राज था। माता पिता तो उसके हुक्म के गुलाम थे। बिगड़ा हुआ तो विनय बचपन से ही था और अब उसे जुआ खेलने की आदत भी पड़ गई थी। जो दुकान उसने बड़े भाई से हथिया ली थी, उसे जुए में गंवा दी। अब घर और परिवार की कमाई का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए विनय और उसकी पत्नी ने नौकरी करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पिताजी बेरोजगार होकर घर बैठ गए और इस हालत में पहुंच गए। क्या हुआ श्रीमती जी, कहाँ खो गई? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? आनंद जी अपनी पत्नी से बोले। संध्या बहू की याद आ गई। बड़ी भली है बेचारी, लेकिन हमने जो उन लोगों के साथ किया, भगवान उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा हमें। वही सजा तो हम लोगों को मिल रही है, भाग्यवान। खैर छोड़िए, छोटी बहू कपड़े धोने के लिए कह गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं धो देता हूँ। कहते हुए आनंद जी उठकर बाथरूम में चले गए। अभी अंदर गए ही थे कि बाथरूम में से एक जोरदार आवाज आई और आनंद जी चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। कांपती टांगों के साथ चलती हुई बाथरूम तक पहुंची तो देखा आनंद जी फर्श पर गिरे हुए हैं और उठने में लाचार हैं। हिम्मत जुटाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें जैसे तैसे अपने सहारा देकर उठने में सहायता की और कमरे तक ले गए। आनंद जी कमर दर्द से कराह रहे थे। शोभा जी उन्हें मलहम लगाने लगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। बीमारी के कारण शोभा जी भी खाना बनाने में असमर्थ थी। कुछ फल रखे हुए थे, उन्हें काट कर ले आई और जैसे तैसे दोनों ने पेट भरा। थोड़ी देर तक जब दर्द कम नहीं हुआ तो शोभा जी ने विनय को फोन किया। बेटा, तेरे बाबूजी बाथरूम में फिसल कर गिर गए हैं, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाना है उन्हें। अरे माँ, मेरे पास अभी इतना समय बिल्कुल भी नहीं है और शाम को भी जरूरी मीटिंग है, रात को ही आ पाऊंगा, कहकर विनय ने फोन रख दिया। शाम को जब छोटी बहू आई तो कपड़ों का ढेर जस का तस देखकर बरस पड़ी सास ससुर पर। माँ जी, 2 दिन से कपड़ों का ढेर लगा है, इतना नहीं कर सकते थे घर बैठे आप दोनों कि ये कपड़े ही मशीन में धुलने डाल देते। बहू, तुम्हारे बाबूजी कपड़े ही धोने जा रहे थे कि बाथरूम में फिसल गए और यह हालत हो गई इनकी। और तुम हो कि थोड़ी देर पहले जिन आंसुओं को बड़ी मुश्किल से शांत करके बैठी थी, फिर से बह निकले। बजाय बाबूजी का हालचाल जानने के छोटी बहू गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रात को विनय के आते ही छोटी बहू ने उसके कान भर दिए। माँ ने उसे आवाज दी, विनय बेटे, अपने बाबूजी का हाल तो जान ले, देख किस हालत में पड़े हैं बेचारे। माँ, मैं थका हारा हुआ अभी घर लौटा हूँ, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते आप मुझे। और क्या हुआ है बाबूजी को? ठीक ही तो दिख रहे हैं, 2 दिन मलहम लगाओगे तो दर्द भी चला जाएगा।
छोटे बेटे की तीखी बातें माँ पिताजी को तीर समान चुभ रही थी। अब तो लाचार जीवन बोझ लग रहा था उन्हें। अगले दिन जब छोटी बहू ने देखा कि कुछ फल गायब हैं, तो नौकरी पर जाने से पहले रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चलती बनी। बूढ़े पति पत्नी बेचारे भूखे प्यासे निढाल अवस्था में पड़े रहे। शाम को हाल चाल जानने के लिए शोभा जी की बेटी का फोन आया तो पूछने लगी, माँ आपका क्या हाल है, बाबूजी कैसे हैं? बेटी की आवाज सुनकर और अपनापन पाकर शोभा जी अपने असीमित दुख को छुपा ना सकी और रोते रोते सारा हाल सुना दिया। अपनी माँ की बेबसी भरी आवाज ने बेटी रेखा के दिल को जैसे चीर कर रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, मीलों दूर जो थी उनसे। अगले दिन उसने अपने बड़े भाई प्रकाश को फोन लगा दिया। इतने समय बाद अपनी बहन का फोन देखकर प्रकाश हैरान सा रह गया। फोन उठाते ही रेखा रो पड़ी और माँ बाबूजी के साथ हो रहे अत्याचार की कहानी एक ही सांस में कह सुनाई। ये सब सुनकर प्रकाश की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी पत्नी संध्या को अपने साथ चलने को कहा। उसे रास्ते में सारी बात कह सुनाई। घर पहुंचकर देखा तो माँ बाबूजी बेहाल अवस्था में भूखे प्यासे पड़े थे। उनकी बेबसी ने बड़े बेटे और बहू के दिल को अंदर तक छील कर रख दिया। अपने बेटे प्रकाश और बड़ी बहू को इतने समय बाद देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। प्रकाश, बड़ी बहू, तुम दोनों यहाँ? अजी देखिए हमारे बच्चे आ गए। माँ की करुणा और वेदना मिश्रित स्वर सुनकर प्रकाश की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। माँ, बाबूजी, आप इतने समय तक इतने दुख सहन करते रहे, मुझे एक फोन नहीं कर सकते थे? क्या अभी तक हमसे नाराज हैं? कहते हुए प्रकाश फफक कर रो पड़ा। बेटा, हम लोगों ने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। ये हमारे उन्हीं कर्मों की सजा है जो भगवान हमें दे रहा है। बाबूजी रूंधे गले से बोले। उधर अपराध बोध की भावना के कारण माँ जी बड़ी बहू से नजरें मिलाने में भी असमर्थ थी। चलिए माँ जी, पिताजी, पहले हम आपको अस्पताल ले चलते हैं और उसके बाद आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। बड़ी बहू ने आदर पूर्वक कहा। हमने बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ और तुम दोनों हमारी परेशानी के बारे में सुनते ही दौड़े आ गए। बड़ी बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। यदि वक्त रहते मैंने सही इंसान की पहचान कर ली होती तो आज हमें यह सब ना देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारे सेवा भाव और प्यार को पहचान ही नहीं पाई। पता नहीं क्या क्या बुरा सोचती रही तुम्हारे बारे में। कहते हुए माँ ने बड़ी बहू को अपने गले से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, जिसने बरसों से उनके मन में बसे मैल को धो डाला। बस माँ जी, जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हुए बड़ा बेटा बहू उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन बेटा, अस्पताल में बहुत खर्चा होगा, आप चिंता ना करें माँ, सब इंतजाम हो जाएगा। प्रकाश ने माँ जी को आश्वासन देते हुए कहा। आपके आशीर्वाद से मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी घर पे सिलाई कढ़ाई का काम करके अच्छा कमा लेती है। अब हमें पैसे की कोई परेशानी नहीं है। अस्पताल से इलाज पाकर अब माँ बाबूजी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। अस्पताल से बड़ा बेटा और बहू माँ पिताजी को अपने साथ अपने घर में ले आए, जहाँ वो किराए पर रहते हैं। देखिए माँ जी, ये है हमारा सपनों का घर। माँ बाबूजी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। कहते हुए बड़ी बहू रसोई घर में चली गई और फटाफट खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़ी बहू ने लजीज खाना तैयार करके माँ बाबूजी के सामने हाजिर कर दिया। माँ बाबूजी, जिन्होंने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, खाना देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी ऐसी करुण दशा देखकर बड़ी बहू अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मन ही मन यह सोचकर खुश हुई कि उसे अपने माता पिता समान सास ससुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज बड़ी बहू ने अपनी आंतरिक सुंदरता से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। अपनी भूल को सुधारते हुए पिताजी ने वसीयत दोबारा लिखवाने का निर्णय लिया। दुकान तो छोटा बेटा जुए में हार चुका था, लेकिन अब उन्होंने मकान अपने बड़े बेटे के नाम करते हुए छोटे बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दे दिया।
बड़ी बहू ने मेहनत, त्याग और अपनेपन से अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ली। आज इस सोच की जीत हुई है कि सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।